हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अपठित गद्यांश व पद्यांश अर्थात अनसीन प्रोज एंड पोयम पैसेज। ठीक है बच्चों, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा जब बाहर से कोई गद्यांश या पद्यांश जो है हमें दिया जाता है और उसके आंसर लिखने के लिए हमें दिए जाते हैं, उसको पढ़ के उसके आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं अपठित गद्यांश या फिर अपठित पद्यांश। गद्यांश क्या होता है बच्चों? गद्यांश होता है यानी जो हमारा एक पैरा होता है और जो एक कहानी होती है उसको कहते हैं गद्यांश। जो कहानियाँ होती हैं उसको गद्यांश कहते हैं, और जो पोयम यानी कि जो कविताएं होती हैं उसको पद्यांश कहते हैं, पद्य कहते हैं। ठीक है, जो गद्य होता है जो कहानियाँ होती हैं, और पद्य होता है जो कविताएं होती हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश, अपठित यानी कि जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, यानी कि जो हमारी पुस्तक से नहीं आया है, कहीं बाहर से कुछ भी दे दिया गया है, उसको कहते हैं अपठित, जो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अपठित का क्या अर्थ हुआ कि जिसे पहले न पढ़ा गया हो, और इनको पढ़कर उत्तर देने पड़ते हैं, या फिर बहुवैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल प्रश्नों में से ही जो है हमें ऑप्शन यानी विकल्पों को छांटना पड़ता है। जैसे या तो हमें गद्य या पद्य को पढ़कर उसमें जो प्रश्न लिखे हैं उसके उत्तर उसमें से छांटने पड़ते हैं, और खुद हमें उत्तर लिखना पड़ता है। और या फिर हमें दूसरा ऑप्शन दिया होता है कि हमें जो है 4 विकल्प दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और उनमें से हमें किसी एक में टिक करना होता है। ठीक है, उनमें से किसी एक को छांटना होता है। तो दोनों ही तरह के जो हैं अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आते हैं। तो बच्चों, गद्यांश या पद्यांश, गद्यांश यानी कहानी, और गद्य यानी कहानी जिससे गद्यांश यानी कि थोड़ा सा उसका अंश दिया होता है, जिसमें पैरा दिया होता है, उसको कहते हैं गद्यांश। और पद्यांश जिसमें कविताओं का अंश यानी कि कविताओं का थोड़ा सा भाग दिया होता है या पैरा दिया होता है, उसको पढ़ने से पहले एक नज़र प्रश्नों पर भी डाल लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जब हमें कोई गद्यांश अपठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ या फिर पढ़ा हुआ जो भी है उसको जब हमें दिया जाता है उसके आंसर्स लिखने के लिए, उत्तरों को लिखने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बार प्रश्नों को देख लेना चाहिए कि आखिर प्रश्न हमें कैसे दिए हुए हैं। उसके बाद फिर हमको ऐसा करने से क्या होगा, इससे जो है आप सार ग्रहण कर लेंगे कि मतलब प्रश्न किस टाइप के हैं, और हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, किस टाइप से हमें उत्तर देना है। और इससे क्या होगा, आपके उत्तर की भाषा प्रश्न से जुड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न हमें कुछ और ही दिया है और उत्तर हम कुछ अजीब टाइप से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर भी जो है उसी तरीके से प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उत्तर की जो भाषा होती है। उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न हल करते समय विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब हमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको पहले ध्यानपूर्वक यानी विकल्प जो होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि आपके द्वारा चुने हुए उत्तर सही हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जैसे कंफ्यूज करने वाले प्रश्न जो है ऑप्शन भी दिए होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत में टिक कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गद्यांश व पद्यांश। गद्यांश या पद्यांश में जिस भाव की सबसे अधिक चर्चा की गई है, यानी कि जिस विचार की, जिस भाव की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अधिक चर्चा की गई है, बात की गई है, उसी के आधार पर उसका शीर्षक दीजिए। यानी कि कभी कभी जब कोई पैराग्राफ दिया होता है तो इसका शीर्षक क्या होगा, इस कहानी के अनुसार या इस पैराग्राफ के अनुसार, इस गद्यांश पद्यांश के अनुसार इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, क्या होगा, ऐसे भी ऑप्शन दिए होते हैं ना। तो जो जिसमें जिस चीज़ की बात की होती है, जिस भाव की या विचारों की, या जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही होती है, वही उसका शीर्षक होगा। ठीक है,
तो अब पहली आपकी जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, देखते हैं उसको। ये है गद्यांश, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? आज का मानव यह बात भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की ही देन है। अगर ये पेड़ न होते तो इस धरती पर जीवन भी नहीं होता, क्योंकि यही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही प्राणवायु है, जिससे सभी प्राणियों में प्राणों का संचार हो रहा है। पेड़ों का जीवन संतों के समान है। ये अपने फल, फूल, लकड़ी आदि सभी कुछ मानव को देते हैं। ये प्रदूषण को कम करने के साथ साथ बादलों को भी आकर्षित करते हैं। सोचिए, यदि ये वृक्ष न होंगे तो इस धरती पर जीवन कैसे संभव होगा? तो बच्चों, एक ये हम लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ है। अब नीचे इसके प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? इसमें हमें सही का उत्तर लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। हमारी हर सांस किनकी देन है? अब हमको ऑप्शन दिए हैं क, ख, ग, घ। तो अब देखिए, पेड़ों की देन है, फेफड़ों की देन है, डॉक्टर की देन है या माता पिता की देन है? किसकी देन है हमारी हर सांस? पेड़ों की देन है, क्योंकि पेड़ अगर नहीं होंगे तो ये जीवन, किसी का भी जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलती है हमें, हम जिससे सांस लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें पूरा उत्तर लिखना होता तो हम कैसे लिखते? हमारी हर सांस किनकी देन है? तो इसमें से यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन में देखिए, सबसे पहली लाइन में पीछे राइट हैंड साइड की ओर को लिखा हुआ है, उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की देन है। तो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा है, तो हमें उत्तर कैसे लिखना होगा? हमारी हर सांस पेड़ों की देन है, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है उनके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की देन है, हर सांस पेड़ों की देन है। तो हमको उन उत्तर में क्या लिखना है? हम कैसे लिखेंगे? हमारी हर सांस किनकी के बदले हम क्या लगा देंगे? पेड़ों की देन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका उत्तर बनाना होगा, अगर ऑप्शन वाले नहीं आते हैं तो। उसके बाद दूसरा क्या है? अगर ये पेड़ न होते तो क्या होता? अब ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, क, ख, ग, घ, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें क्या होता? धरती पर जीवन नहीं होता, ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन दिए हैं, धरती पर जीवन नहीं होता, हमारे फर्नीचर नहीं बन पाते, गाँव में लोग खाना नहीं बना पाते, ये सभी। तो वैसे तो ये सारी ही चीज़ें नहीं हो जाती, लेकिन जो मेन मुख्य जो है वो क्या है? धरती पर जीवन नहीं होता, ठीक है। जो हमारा ये गद्य के अनुसार जो है वो क्या है? धरती पर जीवन नहीं होता अगर पेड़ नहीं होते तो। और अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तो हम इसका उत्तर कैसे लिखते? अगर ये पेड़ ना होते तो क्या होता? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखते? अगर ये पेड़ ना होते तो धरती पर जीवन नहीं होता, ऐसे ऐसे इसका उत्तर लिखते, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन को और क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हमें, विकल्प क्या क्या दिए हैं? अनिल, प्राण, प्राणवायु, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? सही आंसर क्या है? गौ। जो हमारा गद्य के अनुसार है वो है गौ, प्राणवायु, ठीक है। हम क्या कहते हैं? अब इसका उत्तर हम लोग पूरा लिखने के लिए अगर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन को और क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर में हम लिखते हैं ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। तो हम ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको बना के लिखेंगे। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न देखिए क्या है? गद्यांश में पेड़ों का जीवन किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है? इस गद्यांश में संतों के समान बताया गया है। गौ वाला जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, संतों के समान बताया गया है। उसके बाद पांचवा, अंतिम पंक्ति में पेड़ का समानार्थी शब्द प्रयोग किया गया है, वह क्या है? वह है क्या है? तरुवर है, विटप है, वृक्ष है या तरु है? इस जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, जो ये गद्यांश दिया हुआ है, उसमें देखिए लास्ट वाले लाइन में
सोचिए यदि ये वृक्ष न होंगे तो इस धरती पर जीवन कैसे होगा। देखिए, यदि ये वृक्ष, वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है? पेड़ का समानार्थी शब्द क्या दिया हुआ है? वृक्ष, यानी कि गौ वाला जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। और इसके नीचे उत्तर भी आप लोगों को दे रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ बुक में दिए हैं। अगर आप लोगों को वैसे पेपर में प्रश्न पत्र पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ उत्तर दिए हुए हैं कि आपको बताया गया है कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कोई भी बिना पढ़ा हुआ यानी अपठित गद्यांश या पद्यांश अगर हम लोगों को दिया जाए तो हमें कैसे उसके प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने हैं। बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।